नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एग्जाम डे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज है 12 अक्टूबर और आज के एसएससी सीएचएसएल के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो कौन कौन से प्रश्न आज के दिन यहां पर पूछे गए, बिल्कुल रियल प्रश्नों का फुल एनालिसिस यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा आज के दिन हुए पेपर का मोड कैसा था, कौन कौन से प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे अगर आप भी इस एग्जाम को देने के लिए जाने वाले हो, तो ऐसी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके लेवल के बारे में जान लेते हैं। तो आज जो एग्जाम हुआ है उसका लेवल बहुत ही अच्छा था, एक मॉडरेट लेवल हम बोल सकते हैं पूरे एग्जाम का, क्योंकि जो जीके एंड साइंस के क्वेश्चंस आए हुए थे, साइंस के क्वेश्चंस थोड़े से टफ थे, लेकिन जीके आपका बहुत ही इजी पूछा गया था। करंट अफेयर्स आपका 2019 का पूछा गया था, तो 2019 का आप करंट अफेयर्स आसानी से तैयार कर लीजिएगा। अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो यहां पर 2-3 प्रश्न काफी बड़े थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे, अदरवाइज मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी आपके बहुत ही इजी पूछे गए थे। रीजनिंग के आपके 1-2 प्रश्नों को छोड़कर, जो थोड़ा सा यहां पर टाइम कंज्यूमिंग थे या फिर सोचने विचारने वाले थे, उनको छोड़कर बाकी यहां पर रीजनिंग आपका बहुत ही सरल पूछा गया था, यानी कि रीजनिंग को हम यहां पर इजी लेवल का बोल सकते हैं। और हमेशा एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में ऐसा ही जो रीजनिंग होता है पूछा जाता है। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश आपका मॉडरेट लेवल का था, कुछ प्रश्न यहां पर टफ थे, अदरवाइज कुछ प्रश्न यहां पर बहुत ही ज्यादा इजी थे। अब जरा यहां पर बात कर लेते हैं कि आज फर्स्ट शिफ्ट में जो यहां पर प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ बच्चों ने हमारे पास वो प्रश्न भेजे हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि एक प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है। तो आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि वर्तमान में जो सौरभ गांगुली हैं, जो पहले यहां पर भारत के लिए खेला करते थे, क्रिकेट बहुत ही अच्छा इन्होंने खेला है, तो सौरभ गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन है। इसके बाद अगर यहां पर इसके दूसरे प्रश्न की बात की जाए तो दूसरा प्रश्न यहां पर पूछा गया कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों था सासाराम। अब सासाराम कहां पर है, बिहार में स्थित है, ठीक है, बिहार का एक टाउन है, तो यहां पर सासाराम स्थित है। अब यहां पर शेर शाह सूरी का मकबरा, अब जरा यहां पर कुछ प्रश्न और बन जाते हैं आपके लिए। जैसे आपको यहां पर जो पुराने कुछ मकबरे टाइप के होते हैं प्रश्न, ऐसे जैसे अकबर का मकबरा हो गया, जहांगीर का मकबरा हो गया, तो ऐसे कुछ प्रश्न जो होते हैं ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, तो ऐसे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहां पर एक पूछा गया कि वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन हैं। आपको पता होगा कि यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अभी जो इसका उत्तर सही था वह था हर्षवर्धन श्रृंगला। अब देखिए, इस प्रश्न से जुड़ा हुआ कुछ और यहां पर प्रश्न बन सकते हैं। आपको पता होगा कि जो भारत के विदेश सचिव हैं डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला, ये 29 जनवरी 2020 से इनका चयन किया गया था। भारत के विदेश सचिव 29 जनवरी 2020 को बनाए गए थे। इससे पहले विदेश सचिव कौन थे, विजय गोखले। इसको प्रश्न को भी तैयार कर लीजिएगा। तो विदेश सचिव हो गए या फिर आपके राजदूत हो गए कि यहां का राजदूत भारत का कौन है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इन्हें तैयार आप कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया, और जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया था कि राइटर ऑफ द बुक, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। इस पुस्तक को आप ध्यान से देखिएगा, काफी प्रचलित पुस्तक है ये। तो राइटर ऑफ द पुस्तक के बुक के लेखक कौन है, इसका सही उत्तर था शशि थरूर। शशि थरूर ने इस पुस्तक को लिखा है। अगर अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। यानी कि आपको पता होगा कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी, और वह किस राज्य की थी, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर था। अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 1963 से लेकर 1967 तक यह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी, और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। ये तैयार कर लीजिएगा इसको, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। महिलाओं से जुड़े हुए खासतौर पर जो प्रश्न होंगे वह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया कि गारफील्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इसका जो सही उत्तर है वह है क्रिकेट। आपको एक बात बता दें कि खेलों से जुड़े हुए, यानी कि जो गेम्स होंगे, गेम से जुड़े हुए कोई ना कोई प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न आपको जरूर आपके सीएचएसएल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो खेलों से, उनकी ट्रॉफी से जुड़े हुए प्रश्नों को तैयार आसानी से जरूर कर लीजिएगा, चाहे वह टेनिस के खिलाड़ी हो या उनको लेकर जो भी प्रश्न हो कि विंबलडन टेनिस का 2020 का जो विजेता रहा है कौन रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से तैयार कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि फिजिक्स के लिए वर्ष 2019 में किसे नोबेल प्राइज दिया गया।
इसका सही उत्तर है माइकल मेयर को। ठीक है, तैयार कर लीजिए, इसका सही उत्तर है दोस्तों माइकल मेयर। इसके अलावा 2019 में फिजिक्स के लिए यानी कि भौतिकी के लिए 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। एक तो है माइकल मेयर, दूसरे यहां पर आपको दिखा दें, यहां लिखा है कि जिम पीबल्स को दिया गया, इसके बाद डिडियर क्रोच को दिया गया। तो इन तीनों में से अगर कोई भी यहां पर हो सकता है कि आगे आता है। अभी तो माइकल मेयर दिया गया था ऑप्शन, अगली बार हो सकता है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन आए, तो आप इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर पूछा गया कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कब खोला गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे नोबेल प्राइज होते हैं या फिर जो भी 2019 या फिर 20 के प्राइज हैं किनको दिए गए हैं, इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, आपको यहां से 1 या 2 प्रश्न आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कब खोला गया था, आपको पता होगा मई 1853 में। ठीक है, इसे तैयार कर लीजिए, प्रश्न पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि इसका मई 1888 में इसका पुनर्निर्माण शुरू किया गया, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। हो सकता है कि यह प्रश्न भी पूछा सकता है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का पुनर्निर्माण कब से शुरू किया गया, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा, यहां से 1888 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया कि भारतीय संविधान में फाइनेंशियल इमरजेंसी किसके अंतर्गत आता है, यानी कि वित्त इमरजेंसी जो होती है वह किसके अंतर्गत आती है, तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 360 यानी कि अनुच्छेद 360 में। ठीक है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके आर्टिकल के जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न होते हैं, अनुच्छेद के से जुड़े हुए जो भी प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और भारतीय संविधान से आपको 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएंगे सभी शिफ्ट में और सभी एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से तैयार कर लीजिएगा ऐसे प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, द सेंट ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है। द सेंट ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है, इसका उत्तर है शैलात मजूमदार। ठीक है, तो शैलात मजूमदार जो है वो इस पुस्तक के लेखक हैं, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, पुस्तकों से जुड़े हुए प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि श्री नागपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है, इसका सही उत्तर था कावेरी नदी। देखिए, इस प्रश्न को लेकर थोड़ा सा डाउट था कि प्रश्न पूछा गया नहीं पूछा गया, लेकिन बच्चों ने भेजा तो आपको बता देते हैं। नहीं पूछा भी गया है तो आप इसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो श्री नागपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है, उत्तर है कावेरी। जो भी आपके बड़े बड़े शहर या फिर प्रसिद्ध शहर हैं या फिर जो भी है वो किस नदी के किनारे स्थित है, उनको लेकर यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर मैथ से पूछा गया कि 5 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम है, 5 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम और बढ़ जाता है यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्तियों के स्थान पर किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए। तो 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर कौन सा व्यक्ति शामिल किया जाएगा जिसमें से 5 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम और बढ़ जाएगा। तो इसका जो उत्तर था सही वह था 135 किलोग्राम। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉर्ट किया, बहुत सारे बच्चे इसे बड़े मेथड से सॉर्ट करते हैं, लेकिन हम आपको इसका एक सिंपल सा मेथड बता देते हैं। देखिए कितना वजन वाला व्यक्ति यहाँ पर चेंज हो रहा है, 120 किलोग्राम वाला, तो सबसे पहले आपको 120 लिख लेना है, प्लस लगा देना है। ठीक है, अब इसके बाद कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, 5 आपको यहां पर लिख लेना है, मल्टीप्लाई लगा देना है। कितना औसत वजन यहां पर बढ़ा है, यहां पर औसत वजन बढ़ा है 3 किलोग्राम, तो यहां पर 3 का गुणा कर देना है। अब 5 तिया 15 हो गया, और 15 और 120 कितना हो गया, 135। तो 135 किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 3 किलोग्राम वजन और कम हो जाता है, अगर आता है, तो यहां पर माइनस कर देना है। ठीक है, जहां पर प्लस लगा है, अभी बढ़ने के लिए बोला गया है तो प्लस लगा दिया है। अगर यहां पर 3 किलोग्राम वजन या जितना वजन है कम हो जाता है, तो यहां पर जो प्लस लगा है यहां पर माइनस लगा देना है। तो इस प्रकार 135 किलोग्राम इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले तो दी गई दूरी 40 मिनट में तय कर लेता है, वह किस चाल से चले ताकि यात्रा 30 मिनट में ही पूरी हो जाए। तो इसका जो सही उत्तर था वह था 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया, बड़ा मेथड नहीं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल मेथड आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात है कि यदि कोई व्यक्ति किस औसत चाल से चल रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की फर्स्ट चाल है उसकी, तो यहां पर हमने लिख लिया 45 45। इसके बाद यहां पर हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। अब वहां पर क्या दिया गया कि 40 मिनट में तय कर लेता है। जब वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलता है तो 40 मिनट में तय कर लेता है, तो 40 को हमने ऊपर लिख दिया बटे।
अब पूछा ये जा रहा है कि वह किस चाल से चले, चाल बराबर पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो चाल बराबर ये फॉर्मूला एक बन जाता है। अब यहाँ पर 30 मिनट में दूरी पूरी करनी है, तो 30 को हमने नीचे लिख लिया है। अब काट देते हैं इसको, तो 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, अब 2 एक कम 2 और ये 20 हो गया, तो 20 तियाँ 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी रफ्तार निकल कर आ जाती है। तो इसे आप ध्यानपूर्वक तैयार कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा? तो देखिए इसका उत्तर है 75 रुपए। ठीक है, तो इससे आप तैयार कर लीजिएगा। इसको आपको कैसे तैयार करना है, इसका मल्टीप्लाई आपको सिंपली इसमें कर लेना है। ठीक है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए कैसे आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। वैसे शॉर्ट फॉर्मूला भी इसका एक होता है। तो सबसे पहले आपको उत्तर से ही इसका आंसर, जो इसका आंसर है उससे ही आपको सवाल को चेक कर लेना है। अगर आपका मैच कर जाता है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक लगा लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए। बाकी इसका जो उत्तर है वह 75 रुपए है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य पड़ेगा। यहां पर इंग्लिश में सिनोनिम्स पूछे गए थे, तो कैपियस, कॉपियस का जो सिनोनिम्स था, सबसे पहले तो कॉपियस का सिनोनिम्स पूछा गया। कॉपियस मतलब होता है प्रचुर, और इसका सिनोनिम्स था स्वार्म। ठीक है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसके बाद यहां पर सिनोनिम्स आपको 1-2 जरूर पूछे जाएंगे, 1-2 एंटोनिम्स जरूर पूछे जाएंगे। एक सिनोनिम्स पूछा गया फैंसिड का, तो फैंसिड का मतलब होता है अनुमानित किया हुआ। इसका जो सिनोनिम्स था वह था इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब भी होता है अनुमानित किया हुआ, इमेजिन किया हुआ। अगला यहां पर एक एंटोनिम्स पूछा गया, आज तो जो बच्चों ने भेजा है वही मैं आपको दिखा रहा हूं। आप हेडलेस, हेडलेस का यहां पर एंटोनिम्स पूछा गया, तो इसका सही उत्तर था वॉचफुल। ठीक है, तो वॉचफुल इसका सही उत्तर था बिल्कुल। इसके बाद यहां पर एक एंटोनिम्स और पूछा गया, उत्तर हमारा था यहां पर, सॉरी प्रश्न था हमारा एंटोनिम्स डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन का जो सही उत्तर था वह था जंक्शन। ठीक है, तो जो एंटोनिम्स था डिसोसिएशन का उसका सही उत्तर था जंक्शन, यहाँ पर पूछा गया। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक प्रश्न यहां पर पूछा गया था, जिसमें लिखा था ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। विदेश से एक आया हुआ व्यक्ति यहां पर जब सेटल होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर था इमिग्रेंट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है इमिग्रेंट, यह प्रश्न पूछा गया। और ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो भी इंग्लिश में होंगे, या फिर करेक्ट इनकरेक्ट, या फिर जो आपका एरर्स होगा, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न यहां पर एक पूछा गया कि भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर था वह था 28 फरवरी को। देखिए जो दिवस से जुड़े हुए प्रश्न है, मैं आपको बता चुका हूं कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में दिवस से जुड़े हुए प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इसे आप तैयार कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम्स में भी आपके लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक प्रश्न पूछा गया कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एफडीडी का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म आपको तैयार करना बेहद जरूरी होगा, बहुत सारी फुल फॉर्म्स यहां पर पूछी जाती हैं। तो एफडीडी का पूर्ण रूप है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के कुछ प्रश्न भेजे हुए। हो सकता है कि और सारे प्रश्न यहां पर होंगे जो अभी यहां पर नहीं भेजे गए हैं, लेकिन जैसे ही हर शिफ्ट के प्रश्न आते जाएंगे मैं आप तक पहुंचाता जाऊंगा। जो प्रश्न अभी यहां पर पूछे जा चुके हैं, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, तो इसे इन्हें भी तैयार जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जरूर जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां पर ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे।